गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ये उसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो रहेगी और हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है, ताकि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होए और जहाँ तक भी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होएगी उन सेल्स में रेस्पिरेशन होएगा और रेस्पिरेशन में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड की भी ट्रांसपोर्टेशन वापस लंग्स तक होए ताकि लंग से उसे ब्रीद आउट कर सकें। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब हुए हैं उनको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करना। और जितना भी वेस्ट है हमारी बॉडी में, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जितना भी वेस्ट बन रहा है उन सारे वेस्ट को हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स तक लेकर जाना और हमारी बॉडी से एलिमिनेट करवाना। तो इन सब चीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो वेस्ट मटेरियल का हो रहा है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स का हो रहा है, चाहे वो गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन का हो रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है, तो इन सभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्रोटिस्ट हो गए, अमीबा हो गए, छोटे ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले जैसे प्रोटिस्ट, हम अमीबा की बात करते हैं। अमीबा एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये उसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। तो इसके अंदर जो कोई एक स्पेसिफिक कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से बॉडी सरफेस के अंदर ऑक्सीजन गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा। फिर मान लो यहाँ पर किसी रिएक्शन में न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब किए हैं, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स इसने एब्जॉर्ब किए हैं। अब इस पार्ट ऑफ जो इसका साइटोप्लाज्म है अमीबा का, ये वाले पार्ट में इस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। तो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या फिर हम इसे साइक्लोसिस भी बोल सकते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर हम इसे साइक्लोसिस भी बोल सकते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म की मूवमेंट। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उससे भी न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। या तो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह कोई सब्सटेंस जाएगा जो कि न्यूट्रिएंट भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं, या फिर सिंपल डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई भी चीज अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे कि आपने रूम के एक कॉर्नर में परफ्यूम स्प्रे किया, तो थोड़े टाइम के बाद जो परफ्यूम है आपको बाकी सारे रूम में भी आप उसे स्मेल कर सकते हो। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि जिस कॉर्नर में आपने परफ्यूम को स्प्रे किया वहां पर परफ्यूम के पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन थी ज्यादा और बाकी सारे रूम में क्या थी, कम। तो वहां से हायर कंसंट्रेशन से बाकी सारे रूम में यानी कि लोअर कंसंट्रेशन की तरफ उन्होंने जो परफ्यूम के पार्टिकल्स उन्होंने क्या किया, डिफ्यूज किया। और डिफ्यूजन में कोई एनर्जी नहीं लगती, ये एक पैसिव प्रोसेस है। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गया जो कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है सब्सटेंसेस की, जिसमें गैसेस भी आ सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, वो यहाँ डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू या फिर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर हमें उसे बोल सकते हैं साइक्लोसिस या फिर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स। तो उनके अंदर कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर डिफ्यूजन के थ्रू ही इनके अंदर हम उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं। और कुछ और लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पॉन्जेस, तो स्पॉन्जेस जैसे कि ये एक स्पॉन्ज है, इसकी बॉडी जो सरफेस होती है इसमें काफी सारे पोर्स होते हैं। इसकी बॉडी सरफेस जो होती है वो कवर्ड होती है पोर्स से, और इसकी सेंटर में एक बहुत बड़ी कैविटी है। तो ये स्पॉन्ज पानी के अंदर प्रेजेंट होता है। स्पॉन्ज कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पानी के अंदर। अब जितने भी ये लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी का सरफेस एरिया काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ज्यादा। तो यहाँ पर जिस भी मीडियम में ये प्रेजेंट है उस मीडियम और इसकी बॉडी के सेल्स के बीच में डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है। हमें यहाँ पर भी किसी
ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इनका सरफेस एरिया ही इतना ज़्यादा है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इनका इतना ज़्यादा है कि जो इनके एक्सचेंज ऑफ गैसेस है या न्यूट्रिएंट्स है या वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज है वो डायरेक्टली हो रहा है जिस भी मीडियम में ये प्रेजेंट है उसके और इसकी बॉडी के सेल्स के बीच में। क्योंकि इसकी बॉडी में काफ़ी सारे पोर्स हैं और ये सारे पोर्स अल्टीमेटली ये बीच सेंटर में इसके एक वाटर वस्कुलर कैविटी उसके साथ कनेक्टेड है, तो जिसके कारण इनके जो जितने भी स्पॉन्ज के ये बॉडी सेल्स है, मान लो ये क्या है बॉडी सेल, और ये सराउंडिंग मीडियम दैट इज वाटर, ये स्पॉन्जेस के सेल्स। तो जितनी भी एक्सचेंज हो रही है वो डायरेक्टली सराउंडिंग मीडियम और इसके सेल्स के बीच में हो रहा है। जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अंदर जा रही है ऑक्सीजन गैस और बाहर रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जितना भी वेस्ट मटेरियल सेल्स के अंदर बना वो बाहर क्या हो जाएगा सराउंडिंग मीडियम में डिफ्यूज। या जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है या फिर वेस्ट मटेरियल बॉडी से एलिमिनेट हो रहे हैं, ये जितना भी एक्सचेंज हो रहा है ये डायरेक्टली हो रहा है विद द सराउंडिंग मीडियम और बॉडी के बीच में। तो इन सब लोअर ऑर्गेनिज्म में हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट के अंदर आ जाते हैं अमीबा या पैरामीशियम्स या सीलेंटेरेटा या पोरीफेरा जिनके अंदर आते हैं स्पॉन्जेस। दे हैव रिलेटिव लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, इनकी जो सरफेस एरिया होती है वो काफी ज्यादा होती है कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो इनका क्या होता है काफी हाई, जिसके कारण सो दैट द सब्सटेंसेस नीडेड आर डायरेक्टली एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग मीडियम। तो क्योंकि इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो काफी ज्यादा होता है इसलिए जितना भी एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का वो डायरेक्टली हो जाता है बिटवीन द सराउंडिंग मीडियम एंड द ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग मीडियम के बीच में डायरेक्टली जितना भी एक्सचेंज होना होता है, चाहे वो गैसेस का हो चाहे वो वेस्ट मटेरियल का हो, वो डायरेक्टली हो जाता है। एंड दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन्हें कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनमें डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम साइक्लोसिस भी बोल देते हैं, इज सफिशिएंट टू सर्कुलेट द मटेरियल। तो ये दोनों सिस्टम्स ही इनफ है टू सर्कुलेट द मटेरियल्स सच एज गैसेस और न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट मटेरियल। तो इन दोनों से ही काम चल जाता है। तो जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम, तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से काफ़ी दूर भी लोकेटेड होते हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो इन एनिमल्स में इन सच एनिमल्स एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, हॉर्मोन्स, सिक्रीशंस, वेस्ट एक्सेट्रा। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम इन सारी चीजों की ट्रांसपोर्टेशन के अलावा कुछ ऐसे काम भी करता है जैसे कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना या फिर प्रोटेक्शन करना, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जैसे कि WBC जो कि जर्म्स को एनगल्फ करके उनको खत्म कर देते हैं। तो ये प्रोटेक्शन का काम भी करता है। और मान लो किसी बॉडी में कोई ऐसी रिएक्शंस हो रही है कि हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो जब वहां से सर्कुलेटरी फ्लूइड जैसे कि ब्लड फ्लो करेगा तो वहां से वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देगा और जैसे जैसे बाकी पार्ट्स में वो ब्लड सर्कुलेट करेगा या कोई और सर्कुलेटरी फ्लूइड सर्कुलेट करेगी तो वैसे वैसे वो हीट को वहां डेसिपेट कर देगा। तो हीट की एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी जिससे रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर भी हो जाएगा। तो ये भी इसका कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन है। जो इनका मेन फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस या न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हॉर्मोन्स एंड सिक्रीशन। तो जैसे हमारी ही बात कर लें तो हम जैसे एयर अंदर ब्रीथ कर रहे हैं तो लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में क्या होएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो भी ब्लड में था वो एल्वियोलाई में आ जाएगा।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में है वहां से हमने उसको फिर ब्रीथ आउट कर दिया। अब जो ऑक्सीजन हमारा ब्लड के अंदर गया है वो फिर वहां से हार्ट के अंदर जाके फिर सारी बॉडी में पंप हो जाएगा। जैसे वो सारी बॉडी में पंप होएगा तो जहां पर भी ये रेस्पिरेशन हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन चली जाएगी, वहां से डिफ्यूज आउट हो जाएगा थ्रू ब्लड वेसल्स, और हर एक बॉडी सेल्स में फिर रेस्पिरेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगी वापस ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से वो फिर दोबारा जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो हमारी हार्ट में आ जाएगा, हार्ट से लंग में जाएगा, लंग में दोबारा जो ब्लड है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोलाई में जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाएगी। तो जितना भी ये ट्रांसपोर्टेशन हो रही है गैसेस की, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, और जितना भी न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब हुए हैं एलिमेंट्री कैनाल से, उन न्यूट्रिएंट्स का हमारी सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, और जितना भी केमिकल रिएक्शंस में जो भी सेल्स में रिएक्शंस हो रही हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, वहां पर जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होएगा हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनीज तक, और किडनी के थ्रू वो जो वेस्ट है फिर वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये जो सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम है, चाहे वो गैसेस का है, चाहे वो वेस्ट मटेरियल का है, चाहे वो हार्मोन्स का है, तो इन सबको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारा जो काम है ये कौन कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक स्पेशलाइज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर। Now, any circulatory system has three main basic features. किसी भी circulatory system में तीन basic features होते हैं। पहला, presence of transport fluid और circulatory fluid like blood और lymph। एक fluid जो कि ट्रांसपोर्ट करे न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट मटेरियल, तो जिसमें भी ये सारी चीजें जिसमें डिसॉल्व होके सारी बॉडी में सर्कुलेट करेंगी, तो उस एक ट्रांसपोर्ट या फिर सर्कुलेटरी फ्लूइड का प्रेजेंस होना। तो ये नॉर्मली जो सर्कुलेटरी फ्लूइड्स होती हैं या ट्रांसपोर्ट फ्लूइड्स होते हैं ये ब्लड या लिम्फ होते हैं। और दूसरा, एक पंपिंग मैकेनिज्म लाइक हार्ट्स इन ह्यूमन। एक ऑर्गन चाहिए जो कि पंप करे ब्लड को थ्रू आउट दी बॉडी। तो एक पंपिंग मैकेनिज्म जैसे कि हार्ट होता है प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो दूसरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए वो है एक पंपिंग मैकेनिज्म जैसे कि हार्ट इन ह्यूमन बीइंग्स। तीसरा जो एक इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का है वो है एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स। एक पूरा सिस्टम ऑफ ट्यूब्स जो कि हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जो ये ट्यूब्स हैं ब्लड लेकर जाएं, और फिर ट्यूब्स उन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड को कलेक्ट कर वापस हार्ट तक लेकर आए। तो एक पूरा एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स का प्रेजेंस होना जो कि जिसमें ये सर्कुलेटरी फ्लूइड फ्लो करेगा। तो तीसरा बेसिक फीचर है सिस्टम ऑफ ट्यूब थ्रू विच दिस सर्कुलेटरी या ट्रांसपोर्ट फ्लूइड कैन मूव। तो ये तीन बेसिक फीचर्स हैं, एक ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेटरी फ्लूइड का होना, दूसरा एक पंपिंग मैकेनिज्म जैसे कि हार्ट का प्रेजेंस होना, थर्ड एक सिस्टम ऑफ ट्यूब्स का प्रेजेंस होना जिसमें से ये सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या करेगा? फ्लो। तो ये तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अब हम करने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो इसका पहला फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जहां पर भी फूड एब्जॉर्ब हो रहा है वहां पर न्यूट्रिशन भी क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो जैसे कि इन ह्यूमंस के अंदर इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो न्यूट्रिएंट की यानी कि फूड की एब्जॉर्प्शन होगी इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, यहाँ पर जो भी सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है तो यहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले जाएंगे, फिर इस ब्लड से वो सारी बॉडी में सर्कुलेट होंगे। फिर जहाँ पर इसकी स्टोरेज होनी है फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, जहाँ पर इसकी स्टोरेज होनी है वहाँ पर ये स्टोर हो जाएंगे, या फिर ये फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड यानी कि असिमिलेशन में यूज होएगा। या तो ये जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स हैं स्टोरेज में फिर यूज होंगे, या असिमिलेशन में, या असिमिलेशन मींस
सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपाउंड्स, कहीं बॉडी पे रिपेयर हो रही है सेल्स की या फिर कहीं ग्रोथ हो रही है, वहां पर नए सेल्स हमें चाहिए, तो हमें सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपोनेंट्स चाहिए, यानी कि एसिमिलेशन चाहिए। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं इंटेस्टाइन से, उसको स्टोरेज ऑर्गन्स तक लेकर जाना या फिर उसे उन बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाना, यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है न्यू कंपाउंड्स की, यानी कि एसिमिलेशन हो रही है। चाहे वो रिपेयर का काम हो रहा है, चाहे वो ग्रोथ का काम हो रहा है, जहां पर भी एसिमिलेशन हो रही है, तो जहां पर भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू वहां तक जाएंगे। तो एक इसका काम हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द एरिया वेयर इट इज स्टोर्ड or to the area where assimilation or synthesis of new components is going on। तो ये हो गया इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब बॉडी में जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हर जगह सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उन सेलुलर एक्टिविटीज में जो जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है, वो सारा वेस्ट मटेरियल ब्लड के थ्रू, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक आएगा। कहां तक आएगा? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स यानी कि वो ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है? किडनी। तो हमारी बॉडी में जहां जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है, उसमें जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम से होता हुआ यहां तक आएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक आएगा, जैसे कि हमारे अंदर है वो किडनी। तो और ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी से उस वेस्ट को एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि बाहर निकाल देंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ये काम भी कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे वो पिट्यूटरी ग्लैंड है या कोई भी और एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो वो डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स। तो ये जो भी अपनी सिक्रीशन है, ये डायरेक्टली ब्लड में डाल देते हैं। वो ब्लड से अब जो भी हॉर्मोन्स हैं सारी बॉडी में सर्कुलेट होंगे, और जब उनका टारगेट ऑर्गन आएगा तो वहां पर वो जाके अपना काम कर देंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन ब्लड से होती हुई टारगेट ऑर्गन्स तक जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स का काम भी ये करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, इसलिए वो अपनी हॉर्मोन्स यानी कि सिक्रीशन सीधा ब्लड में डाल देंगे, और ब्लड से सारी बॉडी में वो हॉर्मोन्स सर्कुलेट होता हुआ टारगेट ऑर्गन तक आ जाएगा। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स का काम भी एक फंक्शन है सर्कुलेटरी सिस्टम का। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, तो जैसे हमारे अंदर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, लंग्स। जितनी भी हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है रेस्पिरेटरी ऑर्गन से टिश्यू तक, जो ऑक्सीजन जाएगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन से जो टिश्यू तक ऑक्सीजन जाएगा, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ऑक्सीजन डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड में, और ब्लड से सारी बॉडी में सर्कुलेट करता हुआ ऑक्सीजन आ जाएगा टिश्यूज या फिर बॉडी सेल में। वहां पर रेस्पिरेशन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस टिश्यूज से डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में, और सारी बॉडी से सर्कुलेट होता हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस ये कहाँ आ जाएगा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। तो यहाँ पर ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज वापस कहाँ हो जाएगी? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेटरी ऑर्गन से टिश्यू तक ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू या वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तक वो भी ब्लड के थ्रू होता है। तो एक इसका फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और उसके बाद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट।
तो हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जहां पर भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, मान लो इस किसी बॉडी पार्ट में हीट प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर इस तरह से मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है कि वहां पर काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हीट वहां से ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डेसिपेट हो जाएगी, तो एक यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो ब्लड के थ्रू हीट की भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑल ओवर द बॉडी और एक यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। और उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, तो जैसे ह्यूमन बींग्स में ही जो हमारा सर्कुलेटरी फ्लूइड है यानी कि ब्लड, उसके अंदर होते हैं फैगोसिटिक सेल्स जैसे कि WBC, ये जितने भी जर्म्स वगैरह होते हैं उसे एनगल्फ करके उसे खत्म कर देते हैं, उसे मार देते हैं, तो ये हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस भी करता है। तो ये सारे फंक्शंस थे सर्कुलेटरी सिस्टम के।